नमस्कार, गुड मॉर्निंग। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यानी क्रैश कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। ये ऐसा क्रैश कोर्स है जो कि आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, मानसून शब्द बताना है कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और इसकी उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। मौसिम, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है मौसम। इसी मौसिम का शाब्दिक अर्थ है मौसम। ठीक है, इसी मौसम का शाब्दिक अर्थ है मौसम। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत की जलवायु बताना है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता भी पाई जाती है। जलवायु तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा पर अवस्थिति और यहाँ के स्थल रूपों का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और भारत में हिमालय श्रेणियाँ और हिंद कुश मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों के उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों से रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो है जलवायु की विविधता भी पाई जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछा जाए किसी एग्जाम में तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। कौन कौन सी ऋतु हैं? 4 ऋतु कौन कौन सी हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा, इसके अलावा है एक शरद ऋतु। इन्हीं 4 ऋतुओं में भारतीय जलवायु को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मावठ की वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी होती है? मावठ की वर्षा जो है ये गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। गेहूं की फसल के लिए मावठ की वर्षा लाभकारी होती है। और मावठ की वर्षा कहते किसको है? जब शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी चक्रवातों में होने वाली वर्षा को ही स्थानीय भाषा में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी चक्रवातों में होने वाली वर्षा को ही स्थानीय भाषा में मावठ की वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और ये मावठ की वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। और रबी की फसल होती कब है? रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल के माह में काट ली जाती है। और इस रबी की फसल के अंतर्गत कुछ प्रमुख फसलें आती हैं जैसे कि गेहूं है, चना, जौ, मटर, सरसों, राई इत्यादि फसलें इस रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? अगर सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो इसमें बताना है कि इससे उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो बताइए, उत्तर भारत का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका सही उत्तर है कि उत्तर भारत का तापमान बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगी।
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो इससे उत्तर भारत का तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, जबकि उत्तर भारत के तापमान में तो वृद्धि होगी, जबकि दक्षिण भारत के तापमान में दक्षिण भारत में समकारी प्रभाव के कारण तापमान लगभग सामान्य रहेगा। इस यहाँ पर दक्षिण भारत में लगभग सामान्य रहेगा। कहाँ पर? दक्षिण भारत में तापमान जो है न वृद्धि होगी न कमी होगी, लगभग सामान्य रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है सितंबर से अक्टूबर माह जो होता है वो मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। क्योंकि इस महीने में दिन के समय उच्च तापमान होता है तथा रात्रि के समय कम तापमान होता है। ये इस प्रकार की विशेषता के कारण इसको मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? वार्षिक वर्षा का औसत, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वो है 118 सेंटीमीटर। कितना है? 118 सेंटीमीटर है। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर है। जबकि सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है मासिन राम है। मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिन राम जो कि चेरापूंजी में है और ये मेघालय में है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 1300 सेंटीमीटर है। 1300 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1300 सेंटीमीटर। और यही अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा का औसत कहाँ पर है, तो सबसे कम वर्षा का औसत भारत में कहाँ पर है? तो है जैसलमेर, राजस्थान में। कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में है। और यहाँ पर कितना औसत है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर औसत यहाँ पर रहता है। ठीक है, भारत में वर्षा ऋतु का काल लगभग जून से सितंबर माह तक होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में कौन सी मृदा लाई जाती है? ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली मृदा, ईंट के लिए सामान्यतः कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है? तो वो है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा का उपयोग ईंट बनाने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मृदा जो है शुष्क होने पर बहुत अधिक ठोस हो जाती है। इसलिए इसको ईंट बनाने में अत्यधिक उपयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में कुछ बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। और एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है? तो एग्जैक्टली स्थित है क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर ये ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है। यानी कि क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर ये रीफ बनी हुई है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। मूंगे की दीवार है कौन? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है और इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न है, लाल मृदा किस राज्य में पाई जाती है? लाल मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? लाल मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। लाल मृदा छत्तीसगढ़, कहाँ पाई जाती है? पहला है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है लाल मृदा, मणिपुर में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ठीक है, इन स्थानों पर लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, और असम राज्य में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। असम राज्य में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? मृदा जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो है काली मृदा। काली मृदा में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय और अपरदन से भारत में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस मृदा में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। इस मृदा में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता काली मिट्टी में ही पाई जाती है। इसी कारण से यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी मृदा भी कहा जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? तो मृदा है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जो है वो चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। अधिक वर्षा के कारण जो है वो लैटेराइट मृदा का निक्षालन अधिक होता है, अतः यह सामान्य फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए लैटेराइट मृदा में रोपित फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन्हीं के लिए लैटेराइट मृदा सबसे उपयोगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जूट मिल भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी 1855 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में कोलकाता में हुई थी और ये रिसरा नामक स्थान पर हुई थी। रिसरा नामक स्थान में हुई थी। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से जूट उत्पादित होता है। कहाँ से जूट उत्पादित होता है भारत में? पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार तथा आंध्र प्रदेश से जूट उत्पादित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं, उनकी स्थापना जो है किसके सहयोग से हुई थी और कहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। जैसे है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। किस देश की सहायता से हुई थी? ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। तथा कहाँ पर ये संयंत्र स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ये संयंत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर संयंत्र स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में ब्रिटेन की सहायता से हुई थी तथा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है बोकारो संयंत्र। बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी और सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी तथा ये कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्री गंगानगर में। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ? कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ है? तो वो हुआ है चीन में। चीन में सर्वप्रथम कागज निर्माण की विधि का विकास हुआ और वो कब हुआ था? 300 बीसी में हुआ था। 300 बीसी में हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम कागज का प्रथम कारखाना खोला गया था 1716 ईस्वी में। 1716 ईस्वी में वो भी खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था। आधुनिकतम कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना हुई थी 1812 ईस्वी में। कब हुई थी? 1812 ईस्वी में। ये हुई थी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। 1812 ईस्वी में आधुनिकतम कागज बनाने की मिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा में भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन किया जाता है और ये पूरे भारत का 50.85% है। पूरे भारत का 50.85% लोहा केवल उड़ीसा से ही उत्पादित किया जाता है। और उड़ीसा में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका उत्तम लोहा मिलता है? कौन कौन सा किस्म है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का उत्तम लोहा यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी बॉक्साइट की सबसे प्रमुख खान का नाम बताना है? बॉक्साइट की सबसे प्रमुख खान कौन सी है भारत में? सबसे प्रमुख खान कौन सी है भारत में? तो है लोहरदगा की खान। कौन सी? लोहरदगा की खान जो है ये बॉक्साइट की सबसे प्रमुख खान है।
की सबसे प्रमुख खान है, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है लोहरदगा। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बॉक्साइट के खाने हैं झारखंड में, जैसे है बगडू पहाड़ है और पलामू है। ये सभी भी ये बॉक्साइट के खाने हैं जो कि झारखंड में स्थित है। और विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है। और बॉक्साइट के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है और इसकी उत्पत्ति का संबंध लैटेराइट चट्टानों से है। ठीक है, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में। इस प्रकार से आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त होती है। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।